हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नया ड्रामा के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत एक शूटिंग के सीन से होती है, जहाँ हमारी फीमेल लीड जियाओ जियाओ एक फेमस एक्ट्रेस फान मिंग की सब्स्टिट्यूट होती है। वो हमेशा फान मिंग के लिए डेंजरस रोल्स प्ले किया करती थी, पर इसका क्रेडिट उसे कभी भी नहीं मिला। आखिर वो एक सब्स्टिट्यूट ही तो थी। दूसरी तरफ हमें हमारे मेल लीड फीजेंग को दिखाया गया, जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस था। वो बाथ टब में लेते हुए कहता है कि मैं फिर से उस लड़की को देखना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरी मेमोरीज में रहती है। चाहे मैंने उस लड़की का फेस कभी नहीं देखा, ना कभी वो मेरे सामने आई है, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उस लड़की को जानता हूँ। भीड़ में भी हमारा फीजेंग उस लड़की को अपने आसपास महसूस करता था, मगर जानता तो वो खुद भी नहीं कि वो लड़की कौन है और किस तरह की दिखती होगी। खैर, यहाँ उसे जाग आई और उसका असिस्टेंट हाउ पूछने लगा कि क्या हुआ, आपने दोबारा से कोई बुरा सपना देख लिया था। खैर, फिलहाल तो आपको इसके बारे में परेशान होना चाहिए कि अगर आज फान मिंग मीडिया कॉन्फ्रेंस में नहीं आई तो फिर क्या होगा। इस पर फीजेंग बोला कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उसका डैड मिस्टर फान जिंग उसे हर हाल में ले आएगा। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों बॉस और असिस्टेंट को बहुत ही एटीट्यूड के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस में आते हुए देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। सभी मीडिया रिपोर्टर्स भी बेसब्री से फीजेंग का इंतजार कर रहे होते हैं। जहाँ फीजेंग ने आकर बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड केस में किसका हाथ है, हम जल्दी ही इसका पता लगा लेंगे और जिन एम्प्लॉइज को इस दौरान डेब्ट का सामना करना पड़ा, हम उनकी भी मदद जरूर करेंगे। बाकी इस केस को मेरी फियांसे फान मिंग संभालने वाली है, जो कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर आती होगी। दूसरी तरफ फान मिंग को दिखाया जाता है, जिसका अभी तक मेकअप हो रहा था। उसने मेकअप आर्टिस्ट को जानबूझकर नीचे भेज दिया ताकि वो जियाओ जियाओ से बात कर सके। इसके बाद वो जियाओ जियाओ से कहती है कि क्या प्लीज तुम मेरे लिए इस कॉन्फ्रेंस में जा सकती हो, मेरे डैड मुझे इस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, जबकि आज तो मैं किसी और से मिलने वाली थी जिससे मैं बहुत सालों से नहीं मिली और उससे मिलना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब जियाओ जियाओ तो वैसे भी उसकी सब्स्टिट्यूट थी, इसीलिए उसे फान मिंग की ये बात भी माननी पड़ी। नेक्स्ट सीन में वो अपना मेकअप करती है, जिसमें वो मास्टर थी और कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर वो अपने फेस को बिल्कुल फान मिंग की तरह ही बना देती है, ताकि वो इस कॉन्फ्रेंस में भी चली जाए और कोई इसे पहचान भी ना सके। फुल रेडी हो जाने के बाद वो अपने ईयर रिंग में एक रिकॉर्डिंग पेन भी लगा देती है। नेक्स्ट सीन में वो मीडिया रिपोर्टर्स के सामने आ गई, जिस बात की उम्मीद फीजेंग को जरा कम ही थी। और दूसरी बात ये कि आज पहली बार उसने फांग मिन को अपनी आंखों के सामने देखा। रिपोर्टर्स के सामने जियाओ जियाओ बहुत अच्छे से एक्टिंग करती है फीजेंग की फियांसे होने की, लेकिन धीरे से उसे कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तो इसके लिए मेरी भी एक शर्त है, जिस पर उसने सुने बगैर ही कहा कि तुम्हारी जो भी शर्त है मुझे मंजूर होगी। फिर वो भी मीडिया के सामने कॉन्फेस कर देती है कि हाँ, हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। इन्हें सबसे ब्लेसिंग्स मिली और मजीद कुछ सवालों के जवाब दिए बगैर ये दोनों ही वहाँ से चल दिए। इसके बाद जब दोनों अलग से रूम में आ गए तो जियाओ जियाओ, जो कि उसके सामने फान मिंग बनी हुई थी, कहने लगी कि मुझे डैड ने इस एंगेजमेंट के लिए फोर्स किया है और तुम्हारी हेल्प करने के बदले मेरी शर्त ये थी कि तुम इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दो, क्योंकि ना तो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और ना ही तुम्हारे पास कोई वजह है मुझे लाइक करने की। इस पर फीजेंग उसे स्माइल देते हुए बोला कि मैं इस एंगेजमेंट को कैंसिल नहीं करूंगा और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसके लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं। अब जब वो ऐसे नहीं मानने वाला था तो जियाओ जियाओ गुस्सा हो गई। वो बोतल तोड़ देती है और कांच पकड़कर उसे धमकाने लगी कि मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। इस पर भी फीजेंग बहुत ही मासूमियत के साथ आगे आते हुए बोला कि आज से 10 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, तो अगर आज तुम मेरी जान ले भी लो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियाओ जियाओ ने जब देखा कि वो इतना ढीठ बन रहा है तो वो खुद को ही मारने की धमकी देने लगी कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुद को ही खत्म कर दूंगी। फीजेंग पहले तो उसे घूर कर देखता रहा और फिर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये खुद को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। उसके जाने के बाद यहाँ जियाओ जियाओ सैड होकर सोच रही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम इतने सालों के बाद एक बार फिर से मेरे सामने आ जाओगे। साथ ही साथ फ्लैशबैक के सीन्स भी चल रहे होते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि जियाओ जियाओ फीजेंग को पहले से ही जानती थी, मगर अब वो उसे अपने सामने नहीं देखना चाहती। नेक्स्ट सीन में भी उसे फीजेंग के बारे में सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था। तभी फान मिंग भी उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या बना, तो वो बोली कि बस छोटा सा मसला है पर मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगी। वो कुछ भी करके ये एंगेजमेंट तुड़वाना चाहती है ताकि फान मिंग की जान भी छूट जाए और इसे भी कभी फीजेंग को ना देखना पड़े। नेक्स्ट सीन में फीजेंग फान मिंग की पिक्चर को देखते हुए कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी चली गई हो मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ लूंगा। साथ ही हमें फ्लैश
फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहां हाउ ने इसे इन्फॉर्मेशन दी थी कि रियल वाली फान मिंग भाग चुकी है, जो आपके सामने एक्टिंग कर रही थी वो फेक है। जिस पर फीजेंग बोला कि वैसे तो हमें इस लड़की की जरूरत नहीं रही, लेकिन चलो हम भी देखते हैं कि कब तक ये इस एक्टिंग को कंटिन्यू रख पाएगी। प्रेजेंट में वो फान मिंग के साथ लड़के की पिक्चर को जलाते हुए कहता है कि तुम ही मेरी मून लाइट हो, मैं तुम्हें किसी और का होने कैसे दे सकता हूँ। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ जियाओ जियाओ दोबारा से मेकअप करके फान मिंग के रूप में आ जाती है, क्योंकि आज वो फीजेंग से मिलने के लिए जाने वाली थी और इसके लिए वो पूरी तरह से रेडी हो जाती है। फिर जब वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाई तो बगैर हेलो हाय के कह देती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो बोला कि अच्छा, कल तक तो तुम शादी के लिए तैयार नहीं थी और आज तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो गई, लगता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही फोर्स कर दिया। खैर मिस फान मिंग, शादी करने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे को अच्छे से जान लिया जाए। जियाओ जियाओ भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोली कि अच्छा, मेरे पीठ पीछे आपने मेरी इतनी इन्वेस्टिगेशन करवा तो ली, क्या अभी तक भी आप मुझे अच्छे से जान नहीं पाए? बातों ही बातों में फीजेंग बोला कि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारी एक डबल बॉडी सब्स्टिट्यूट थी जिसका नाम जियाओ जियाओ था। ये सुनकर तो जियाओ जियाओ भी थोड़ा सा हैरान हो गई, मगर फिर भी उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। कहने लगी कि हाँ थी, लेकिन मैं काफी टाइम से उससे नहीं मिली जब से मैं अब्रॉड से वापस आई हूँ। लेकिन वो मुसलसल ही जियाओ जियाओ के बारे में सवाल करता रहा और जियाओ जियाओ नहीं चाहती कि वो पकड़ी जाए। वाइन का गिलास फिनिश करते हुए बोली कि मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा मेरी सब्स्टिट्यूट जियाओ जियाओ में इंटरेस्टेड है, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो बोला कि अरे नहीं नहीं मिस फान मिंग, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारी शादी होने वाली है तो क्यों ना एक दूसरे को अच्छे से जान लिया जाए। नेक्स्ट सीन में वो जियाओ जियाओ को छोड़ने के लिए उसके घर तक आ जाता है, पर वो इसे घर के अंदर जाने नहीं देती, ये कहकर के मेरा घर मैसी पड़ा हुआ है। पर वो बोला कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी एंगेजमेंट हो चुकी तो भला मुझसे क्या छुपाना, और उसे पुश करते हुए जल्दी से अंदर चला गया ताकि उसे कोई सुराग ही मिल सके। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि जियाओ जियाओ पहले से ही प्रिपेयर्ड थी। उसने घर में फान मिंग की पिक्चर्स भी लगा रखी है ताकि इसे शक ना हो। फीजेंग अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रहा था कि उसे कोई सुराग मिल जाए जिसके बिना पर वो ये कह सके कि तुम रियल में फान मिंग नहीं, मगर जियाओ जियाओ उसे ऐसा कोई मौका ही नहीं दे रही थी। वो फ्रूट लेने के लिए चली जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं था कि फीजेंग ने उसकी बातों को यकीन कर लिया। जियाओ जियाओ से सवाल करते हुए पूछने लगा कि ऐसा लग रहा है तुम काफी टाइम से इस फ्लैट में रह रही हो, क्या तुम अपने घर नहीं जाती रहने के लिए? जियाओ जियाओ बोली कि जाती थी पर काफी टाइम से नहीं गई, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी तो मेरे डैड ने मुझे घर से ही निकाल दिया। फीजेंग कहता है कि बहाने तो तुम्हारे पास काफी है। इधर जियाओ जियाओ उसके सामने से जाने ही वाली थी कि वो फौरन से उसे अपनी तरफ मोड़कर कहने लगा कि तुम्हें तो चोट लगी थी ना, मुझे जरा निशान दिखाओ। चोट का निशान भी जियाओ जियाओ ने पहले से ही लगा लिया था। वो यहाँ भी फीजेंग को मौका नहीं देती कि वो इसे एक्सपोज कर पाए। कहने लगी कि ऐसा लगता है तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही नजर रख रहे हो। अब फीजेंग को भी गुस्सा आ गया, वो गुस्से में उसे सोफा पर बिठा देता है। कहने लगा कि अभी भी शायद हमने एक दूसरे को अच्छे से नहीं पहचाना, हमें एक दूसरे को और भी पहचानना चाहिए जरा करीब से, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़की रियल में फान मिंग नहीं पर ये फान मिंग की तरह क्यों लग रही है और मैं इसे एक्सपोज क्यों नहीं कर पा रहा। खैर जो भी था, मगर जियाओ जियाओ ने जरा भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। वो उसे नीचे करते हुए खुद उसके ऊपर आ गई। कहने लगी कि अगर आपको चेरीज ही खाने थे तो मुझे कह देते, भला ये कौन सा तरीका था। फीजेंग स्माइल करते हुए बोला कि तुम अभी भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम रियल फान मिंग नहीं, जिस पर वो कहती है कि अगर मैं रियल फान मिंग नहीं तो कौन हूँ फिर। फीजेंग बातों ही बातों में उसका मास्क हटा देता है जो उसने करीब से महसूस कर लिया था। कहने लगा कि सच में कोई भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद वो इसे इसकी आइडेंटिटी बताता है कि तुम 25 इयर्स की जियाओ जियाओ हो। मार्शल आर्ट सीखने के साथ साथ तुमने मेकअप के भी अच्छे स्किल सीख रखे हैं। जियाओ जियाओ कहती है कि शायद ही मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मगर फिर भी मेरे प्रोफेशनलिज्म में कोई कमी तो जरूर रह गई होगी जो तुमने मुझे इतनी आसानी से पहचान लिया। जियाओ जियाओ कौन है इससे तो फीजेंग को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस इतना चाहता था कि मुझे रियल फान मिंग की लोकेशन बता दो, फिर तुम कहीं भी जा सकती हो। जियाओ जियाओ बोली कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुमने मीडिया के सामने हमारी एंगेजमेंट भी अनाउंस कर दी। जिस पर फीजेंग कहता है कि अगर मैंने थोड़ा सा मेलोड्रामा कर दिया ना तो सभी लोग मेरे साथ फान मिंग को ढूंढने के लिए तैयार हो जाएंगे, बेहतर होगा कि तुम खुद ही बता दो। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जियाओ जियाओ इतनी आसानी से हार मानकर फीजेंग को जीतने तो नहीं दे सकती, बल्कि वो तो हर हाल में उससे फान मिंग की जान छुड़ाना चाहती थी। इसलिए फौरन से उसके पीछे
पीछे जाकर उसे ये वीडियो दिखाने लगी जो इसने रिकॉर्ड की। कहने लगी कि अगर मीडिया ने ये वीडियो देख ली तो उन्हें यही लगेगा कि तुम चीटर हो और मुझे फोर्स कर रहे थे। फीजेंग बोला कि तुमने अचानक से अपनी आवाज क्यों बदल दी, जिस पर वो कहती है कि क्या तुमने कभी टीवी शोज में वॉइस चेंजर का नाम नहीं सुना। वो बोला कि मुझे तुम्हारी ये वॉइस पसंद नहीं, जिस पर ज़ियाओ ज़ियाओ कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए अपनी वॉइस तो चेंज नहीं कर सकती ना। जिसके बाद फीजेंग भी पॉइंट पर आते हुए कहता है कि अगर मीडिया ने ये पूरी वीडियो देख ली ना तो शायद तुम मुझसे कहीं ज्यादा प्रोएक्टिव थी तो कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। अगर तो तुम वाकई में ही समझदार हो तो मुझे फार्मिंग की असल लोकेशन बता दो। ये कहने के बाद वो गाड़ी में बैठकर चला जाता है। ज़ियाओ ज़ियाओ भी उसकी कार के पीछे भागने लगी। उसे देखकर फीजेंग ने गाड़ी रुकवा दी और पूछने लगा कि अब क्या चाहती हो। वो बोली कि मैं फार्मिंग की लोकेशन बताने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। जिस पर वो कहता है कि मुझे भी स्मार्ट लोगों के साथ डील करना पसंद है, तुम अपना टाइम ले सकती हो। ये कहने के बाद फीजेंग चला गया, लेकिन वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस लड़की की वॉइस मुझे इतनी फेमिलियर क्यों लगी। साथ ही फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब फीजेंग की बीनाई जा चुकी थी तो वो एक वॉइस को बहुत खुश होकर सुना करता था। प्रेजेंट में उसने अपने असिस्टेंट हाओ को बताया कि इस लड़की ज़ियाओ ज़ियाओ की इन्वेस्टिगेशन दोबारा से करवाओ, मैं इसे अच्छे से जानना चाहता हूँ। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां ज़ियाओ ज़ियाओ फानमिंग को बता रही थी कि फीजेंग हमारी आइडेंटिटी के बारे में जान चुका और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारी लोकेशन भी जानती हूँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास एक और सोल्यूशन भी है। अगर हम उसके पास से फॉर्मेल्डिहाइड केस के पेपर्स चुरा कर उसे पब्लिक कर दे तो इस तरह तुम्हारी शादी उसके साथ कैंसिल हो जाएगी। जिस पर फानमिंग ने भी इसका शुक्रिया अदा किया। आफ्टर दैट ज़ियाओ ज़ियाओ तैयार हो जाती है अपनी ज्वेलरी में कैमरे शैमरे लेकर, क्योंकि वो एक दफा दोबारा फीजेंग से मिलने के लिए जाने वाली थी। दूसरी तरफ फीजेंग को दिखाया गया जो कि बेसब्री से उसका वेट कर रहा था। तो हाओ पूछने लगा कि बॉस आप इतना नर्वस क्यों लग रहे हैं। वो बोला कि नर्वस क्या, मैं नर्वस लग रहा हूँ शायद इसलिए कि वो लड़की जैसे ही मुझे फार्मिंग का एड्रेस बताएगी तो मैं फौरन उससे मिलने के लिए चला जाऊंगा। अब इतने सालों के बाद उसे देखूंगा तो मुझे नर्वसनेस तो होगी ही ना। इधर हाओ बोला कि बॉस मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मिस फार्मिंग को इतना पसंद क्यों करते हैं। जिसके जवाब में फीजेंग बोला क्योंकि वो मेरे लिए व्हाइट मूनलाइट थी तब जब मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा था। मूनलाइट का वर्ड सुनकर वो कहता है कि अरे ये तो बिल्कुल इस नॉवल में लिखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नॉवल आपके लिए ही बना हो। जबकि फीजेंग तो नॉवल शोवल की कहानियों पर यकीन नहीं रखता, इसलिए उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहा। इसके बाद उसने विंडो से ज़ियाओ ज़ियाओ को आते हुए देखा तो उसे रिसीव करने के लिए नीचे आ जाता है, पर दूर से ही उसे आते हुए देखकर ऐसे नजरों से देख रहा था जैसे वो उसे स्कैन कर रहा हो। जब ज़ियाओ ज़ियाओ उसके करीब पहुंची तो कहने लगा कि तुम्हें यहाँ अकेले देखकर मुझे खुशी हुई, पर मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने रिंग में रिकॉर्डिंग पेन और अपने एयर रिंग में तुमने कैमरा लगा रखा है। ज़ियाओ ज़ियाओ कहती है कि शायद तुम्हें मजाक करने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ गया। जिस पर फीजेंग डिवाइस लेते हुए उसे स्कैन करने लगा और वो बोली कि अच्छा ठीक है, मेरे पास जितना कुछ है वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। और इसके बाद उसने अपने पास से सारे कैमरास और रिकॉर्डिंग पेन निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिए, जो देखकर हाओ बोला कि अरे वाह, आप तो नॉवल की ब्यूटीफुल स्पाई वुमेन की तरह लग रही हैं। इधर फीजेंग बोला कि कहीं मैंने आपके सीक्रेट वेपन्स पकड़कर आपको डरा तो नहीं दिया। तो ज़ियाओ ज़ियाओ कहती है कि आपका ये वे तो बहुत काइंड था, जबकि मैं फार्मिंग के लिए बहुत सारे फाइटिंग सीन्स कर चुकी हूँ। जो कहकर वो एटीट्यूड के साथ अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि आप इतने अमीर हो, आपके घर में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल होगा जिस पर बहुत सारा फ्रूट रखा हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो मुझे सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। फीजेंग को उसकी बकवास में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। कहने लगा कि सीधा सीधा मेन पॉइंट पर आओ और मुझे फार्मिंग की लोकेशन बताओ। ज़ियाओ ज़ियाओ उसे फाइल दिखाते हुए बोली कि जहाँ तक मैं फार्मिंग के बारे में जानती हूँ उसे ट्रेवलिंग करना पसंद है और इस फाइल में वो सारी लोकेशंस लिखी हुई है जहाँ वो जा सकती है। क्यों ना हम 1 बाय 1 इन जगहों में जाकर उसे चेक करें। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम फार्मिंग के पीछे ही क्यों पड़ गए। जहाँ तक मैं जानती हूँ तो वो शायद किसी और को लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में फार्मिंग को दिखाया गया जो कि एक होटल रूम में थी और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड टोंग सोंग भी होता है। वो पूछने लगी कि हम वापस कब जाएंगे, मुझे ज़ियाओ ज़ियाओ की फिक्र हो रही है, ये ना हो कि वो किसी मुसीबत
मुसीबत में फंस जाए। जिसके जवाब में टोंगसोंग बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, जैसे ही मेरा यहाँ डिजाइनिंग का काम खत्म हो जाएगा तो हम वापस चले जाएंगे। वैसे तो वो फानमिंग को बहुत सेफ फील करवा रहा था, मगर उसकी इवल स्माइल से लगता है जैसे वो कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगा। दूसरी तरफ यहाँ जियाओ जियाओ फीजेंग को समझा रही थी कि देखो तुम पावर से उसे हासिल तो कर सकते हो, मगर उसका दिल नहीं जीत सकते। क्यों ना मैं उसका दिल जीतने में तुम्हारी हेल्प करूं। अगर तो तुम इस बात के लिए राजी हो तो तभी मैं तुम्हें उसकी लोकेशन ढूंढने में हेल्प करूंगी। यह आइडिया फीजेंग को भी काफी अच्छा लगा, तो वो उसके साथ हैप्पी कोऑपरेशन कर लेता है। जिसके बाद जियाओ जियाओ कहने लगी कि अब जब हम पार्टनर्स बन ही चुके हैं तो तुम मुझे अपना घर भी अच्छे से दिखा दो, ताकि बाद में कभी हम एक्सपोज ना हो। असल में वो फॉर्मेल्डिहाइड केस के पेपर्स ढूंढना चाहती थी, इसलिए उसका घर देखना चाहती है। नेक्स्ट सीन में अपने घर का विजिट करवाते हुए फीजेंग उसे अपने रूम में लेकर आता है, जहां हर तरफ फार्मिंग की पिक्चर्स लगी हुई थी। इसे देखकर जियाओ जियाओ बोली कि अरे वाह, आप तो काफी रोमांटिक निकले, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे एक बात बताऊं, तुम तो ये तक भी नहीं जानते कि इन सभी पिक्चर्स में तकरीबन मैं ही हूँ जब मैंने मेकअप कर रखा था। फीजेंग बोला कि शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही शौक है दूसरों की आइडेंटिटी लेने का। इस बात पर तो जियाओ जियाओ को गुस्सा आ जाता है। वो इसके पास आते हुए बोली कि पता है मेरा दिल क्या कह रहा है कि तुम्हारे मुंह पर जोरों से पंच कर दूं, पर बेचारी ऐसा कर थोड़ी न सकती थी। गुस्से में ही वहाँ से जाने लगी और उसकी स्माइल से ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना मिशन भी कंप्लीट कर लिया हो। लेकिन तभी पीछे से फीजेंग ने उसे आवाज देते हुए रोक लिया। वो कहता है कि मिस जियाओ जियाओ, मुझे क्यों लगता है कि आपकी बॉडी की थोरो चेकिंग करनी चाहिए। जियाओ जियाओ कहने लगी कि देखो मिस्टर फीजेंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है और अब जो आप कर रहे हो ना वो इलीगल है। फीजेंग बोला कि मिस अपने साथ रिकॉर्डिंग पेन छुपा कर रखना, ये भी तो इलीगल है ना। फिर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। वॉशरूम में लाकर उसे कहता है कि अपने पास से रिकॉर्डिंग पेन बाहर निकाल लो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मगर जियाओ जियाओ वैसा नहीं करती। कहने लगी कि तुम एक बार पहले भी मेरे घर में मेरे साथ जबरदस्ती कर चुके हो, मुझे नहीं लगता कि दोबारा करने में भी तुम्हें कोई मसला होगा। फीजेंग बोला कि देखो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे मजबूर मत करो। लेकिन वो बाज आने वाली कहाँ थी, इसलिए फीजेंग ने ऊपर से शावर ऑन कर दिया, जिससे तो उसने फौरन से डिवाइस बाहर निकाल लिया कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये कितना एक्सपेंसिव है। और निकालते साथ ही फीजेंग ने उसके हाथ से वो रिकॉर्डिंग पेन ले लिया। आखिर उसका शक भी सही निकला। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों के लिए ग्रीन टी लेकर आया था ताकि इनको ठंड ना लग जाए। जियाओ जियाओ बोली कि तुमने रिकॉर्डिंग पेन तो ले लिया, अब मुझे जाना चाहिए। मगर फीजेंग बोला कि पहले तो तुम मुझसे माफी मांगो, और दूसरी बात यह कि तुम्हारा डैड तुम्हें मेरे साथ देखना चाहता है। ये बोली कि मेरा डैड तो कब से इस दुनिया से गुजर चुका। क्या तुम्हारा मतलब कि फेंग चिन जो कि फैनमिंग का डैड था, पर अब वो यहाँ पर नहीं है तो इसे ही उनके सामने जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में अब जियाओ जियाओ ने अपनी वॉइस भी चेंज कर दी थी और यहाँ पानी लाते हुए कहती है कि ये लो पानी। जिस पर फीजेंग कहने लगा कि तुम्हारी वॉइस को क्या हो गया है। वो बोली कि ये मेरी रियल वॉइस ही है, अगर तुम्हें नहीं भी पसंद तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। माना कि मैं तुम्हारे प्यार फार्मिंग की सब्स्टिट्यूट जरूर हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं और ना ही कोई स्पेसिफिकेशंस है। फार्मिंग कहने लगा कि अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हम कभी भी इससे पहले मिले थे। ये वाला सवाल सुनकर तो जियाओ जियाओ भी स्पीचलेस हो गई। साथ ही उसे पास्ट की मेमोरी याद आती है, जहाँ डॉक्टर फीजेंग को बता रहा था कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम आपके पेरेंट्स को तो नहीं बचा सके, मगर हम आपकी बीनाई को जरूर वापस ले आएंगे। ये बात सामने ही खड़ी जियाओ जियाओ भी सुन रही थी, पर प्रेजेंट में वो कहने लगी कि हम मिले हो या ना मिले हो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। मगर फीजेंग इसके जवाब में बोला कि मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं किसी शख्स को बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते तो रहे, मगर जियाओ जियाओ ने कुछ भी सच नहीं बताया। इधर हाउ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहता है कि ये मिस फार्मिंग की सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें उसके रिलेटिव्स की पिक्चर इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ शामिल था, जो कि उसे 7 डेज में मेमोराइज करना है और ये उसके लिए आसान काम नहीं होता। इसलिए वो फीजेंग से कहने लगी कि अगर इसमें तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं कर लूंगी, वरना तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। जो सुनकर उसे तो गुस्सा आ गया। और इधर हाउ बोला कि आप दोनों बिल्कुल ही नॉवेल्स के कैरेक्टर की तरह हो, जिस पर ये दोनों साथ में ही उसे शट अप कह देते हैं। लेकिन तभी इन दोनों को भी रियलाइज हुआ कि कहा तो इसने ठीक ही था। नेक्स्ट सीन में सैंड बैग की जगह पंच खाने के लिए बेचारा फीजेंग उसके सामने खड़ा होता है और साथ ही साथ उसे सारी ये इन्फॉर्मेशन मेमोराइज करवा रहा था। एक बार तो उसे भी लगा कि शायद अब ये मुझे मारकर जानबूझ के बदले ले रही है, मगर अब वो कर भी क्या सकता था सिवाय इसकी हेल्प करने के। इसके बाद जब दोनों साथ में बैठ
बैठ जाते हैं तो ज़ियाओ ज़ियाओ उसकी तारीफें करते हुए बोली कि बाकी जो मर्जी सही, मगर तुम स्मार्ट, कोऑपरेटिव और अच्छे पार्टनर हो। फीजेंग कहने लगा लेकिन अफसोस हम फिर भी दोस्त नहीं बन सकते, जिस पर ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि मैंने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो बहुत आगे तक निकल गए। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां फीजेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। ज़ियाओ ज़ियाओ तो उसे मारने ही वाली थी, पर वो बोला कि अपने हैंड्स तो देखो डैमेज हो चुके हैं। इसे अपने हैंड्स देखकर काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी। कहने लगी कि मेरे हैंड्स कितने एम्बेरसिंग है ना। फीजेंग बोला कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, सबके हैंड्स ऐसे ही तो होते हैं, और वैसे भी मैं ये बात जानता हूँ कि सभी लोग हमारी तरह अमीर तो पैदा नहीं होते। मैं हर उस इंसान की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो अपने लिए हार्ड वर्क करे। उसका ये आंसर तो ज़ियाओ ज़ियाओ को इम्प्रेस कर देता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इसके बाद जब ये हीलिंग ग्लव्स पहनने लगी तो वो भी पहनाने में फीजेंग इसकी हेल्प कर देता है, और जब उसे पानी चाहिए था तब भी ये उसे अपने हाथों से पिला रहा होता है, जो कि वाकई ही ज़ियाओ ज़ियाओ को इम्प्रेस कर देता है। इसके बाद ज़ियाओ ज़ियाओ उसे पूछने लगी कि मैं सिर्फ फेंचिंग के साथ जाकर डिनर ही तो करने वाली हूँ, इसके लिए तुम मुझे इतना ज्यादा प्रिपेयर क्यों कर रहे हो। जिस पर उसने बताया कि तुम कहीं बाहर जाकर डिनर नहीं करने वाली, बल्कि उसके घर जाओगी, इसलिए तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात से खुश हूँ? ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ साथ ये मुसीबत मुझे भी झेलनी होगी। ये कहकर वो तो चला गया। उसके जाने के बाद हाओ कहता है कि मिस आपने बॉस को इतने टाइम तक झेल लिया जो कि कोई भी और लड़की नहीं कर सकती। ज़ियाओ ज़ियाओ कहती है कि तुम अपने ये आइडल ड्रामास देखना बंद करो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या कुछ चलता रहता है। नेक्स्ट सीन में हाओ फीजेंग को बता रहा था कि मिस फेनमिंग के साथ जो लड़का ठहरा हुआ है उसका नाम टोंग सोंग है, और प्रॉब्लमेटिक फॉर्मेल्डिहाइड प्रोडक्ट्स में उसका भी हाथ है। लेकिन जो मुझे ज्यादा हैरानकुन इन्फॉर्मेशन मिली वो ये कि मिस ज़ियाओ ज़ियाओ और टोंग सोंग दोनों ही रोमांटिक रिलेशनशिप में है। ये बात फीजेंग को हैरान कर देता है। वो कहने लगा कि इस लड़के से तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा। नेक्स्ट सीन में फीजेंग ज़ियाओ ज़ियाओ को लेकर फांगमिन के घर पर आ गया था, जहां उसके सारे रिलेटिव्स मौजूद होते हैं, और बेचारी को उन सबके सामने एक्टिंग करनी पड़ी। बाकी सबके सामने तो चल गया, लेकिन तभी वहाँ पर डैड यानी कि मिस्टर फेंचिंग आ जाते हैं, जिसे देखकर ज़ियाओ ज़ियाओ ने उसे डैड कहा तो वो हैरान ही हो जाते हैं कि तुमने अचानक से मुझे डैड कहना क्यों स्टार्ट कर दिया। इधर ज़ियाओ ज़ियाओ को तो समझ नहीं आ रहा था कि फार्मिंग अपने डैड को क्या कहती होगी। खैर यहाँ फीजेंग ने उसे बचा लिया कि आजकल ये थोड़ी सी मूडी हो चुकी है, तो कुछ भी बोले इसकी बातों को माइंड मत करना। आफ्टर दैट मिस्टर फेंचिंग उसे अपने साथ किचन ले जाने लगे, ये कहकर के मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम की कुछ ज्वेलरी देना चाहता हूँ, जबकि उसका दिल बिल्कुल भी नहीं होता। किचन में ले जाकर वो ज़ियाओ ज़ियाओ से कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी सारी प्रमोशंस करवाई, तुम्हें इतना फेमस किया, और तुम मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकती हो। फीजेंग के साथ मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट इसलिए करवाई ताकि तुम फॉर्मेल्डिहाइड केस के पेपर्स चुरा सको, जो तुम अभी तक नहीं कर पाई हो। ज़ियाओ ज़ियाओ भी उनको शांत करते हुए कहती है कि मैं अपनी कोशिश कर तो रही हूँ, जैसे ही मुझे पेपर्स मिल जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगी। लेकिन वो इसे बैंगन मारते हुए बोले कि ये कोशिश तुम कब तक करोगी। उधर ज़ियाओ ज़ियाओ तो सक्सेसफुली बच गई, जो देखकर डैड को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि तुमने ये मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीख ली, और तुम्हारा ये फेस इतना सूजा सूजा सा क्यों लग रहा है, ऐसा पहले तो कभी भी नहीं हुआ। ये कहकर वो धीरे धीरे इसकी तरफ आ ही रहा था कि तभी वहाँ फीजेंग आ गया, जो कि ड्रंक था या फिर ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा है। ज़ियाओ ज़ियाओ से कहने लगा कि तुम्हें मेरे सेव की ही चाहिए थी ना, ये लो। ये देखकर मिस्टर फेंचिंग को भी हौसला आ गया कि आज किसी भी तरह करके मेरी बेटी वो डॉक्यूमेंट्स चुरा ही लेगी। फिर उसने इसे यहाँ से ले जाने के लिए कहा। ज़ियाओ ज़ियाओ जब गाड़ी में पहुंची तो उसने अपना मास्क भी हटा दिया। वो सोच रही होती है कि क्या इस ओवरबेरिंग फियांसी को झेलना कम था, जो इस अजीबोगरीब से बाप को भी सहना पड़ेगा। इधर फीजेंग उसके शोल्डर के ऊपर सर रख देता है, तो वो बोली कि बस करो, हम बाहर आ चुके, ये नाटक करना बंद कर दो। जिस पर इधर हाओ ने बताया कि माफ करना, पर इन्होंने सच में ही ड्रिंक कर ली थी ताकि ये एक्टिंग जरा रियल लगे। नेक्स्ट सीन में दोनों फीजेंग को पकड़कर उसके बेड तक लेकर आते हैं, और हाओ तो काम का बहाना करके वहाँ से भाग निकला। ज़ियाओ ज़ियाओ भी वहाँ से जाने ही लगी थी कि फीजेंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा दिया। कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। उसने कहा था कि उसका नाम फार्मिंग है, पर तुम्हारा नाम ज़ियाओ ज़ियाओ कैसे। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहाँ ज़ियाओ ज़ियाओ फीजेंग से कह रही थी कि मुझे किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से अब्रॉड जाना पड़ रहा है, पर मैंने आपके लिए ये रिकॉर्डिंग्स कर रखी है, जब तक ये खत्म होंगी तब तक मैं वापस आ चुकी होंगी। ये कहकर वो चली गई, और इधर फीजेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा
था वो फौरन से उसके पीछे जाकर उसे रोक देता है। कहने लगा कि तुम मेरा इतना ख्याल रख रही हो, मैं अभी तक तुम्हें देख तो नहीं पाया, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। जियाओ जियाओ वैसे भी फान मिंग की सब्स्टिट्यूट थी, इसलिए वो अपना नाम फान मिंग बताकर वहाँ से चली गई। प्रेजेंट में जियाओ जियाओ उसकी बातें सुनकर खुद से ही कहने लगी कि इतने सालों में पहली बार तो मुझसे किसी ने मेरा नाम पूछा था, तो भला मैं उसे और क्या ही कहती। ये कहकर वो जाने ही वाली थी, पर फीजेंग ने दोबारा से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा दिया और अपने पास से रिंग निकालते हुए बोला कि ये तुम्हारे लिए, ये मैं तुम्हें बहुत पहले ही दे देना चाहता था, पर तुम्हें ब्रॉड चली गई तो मैं कभी भी तुम्हें नहीं दे पाया। जबरदस्ती उसे पहना भी देता है कि मुझसे शादी कर लो। इधर जियाओ जियाओ तो जानती थी कि वो ड्रंक है, कहने लगी कि देख लो कल सुबह तुम्हें अपनी की हुई बातों पर अफसोस ही ना हो। खैर तब तक तो फीजेंग सो भी चुका था, वो इसे अच्छे से बेड पर सुलाकर वहाँ से चली गई। तभी उसे टोंग सोंग की कॉल आई, जिसे देखकर जियाओ जियाओ काफी ज्यादा खुश हो गई। वो बोला कि मैंने तुम्हारे लिए पता लगा लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड केस के जितने भी पेपर्स है वो फीजेंग के सेफ में पड़े हुए हैं, तुम जल्दी से वो डॉक्यूमेंट्स लेकर इन्फॉर्मेशन लीक कर दो। जो कहने के बाद वो फोन कॉल काट देता है। ऐसा लगता है कि जियाओ जियाओ उसे लाइक करती थी, पर वो इसे कुछ खास भाव नहीं देता। खैर उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। चोरी छुपे वो सेफ तक जाकर पहुंच गई और फाइनली उसे वो डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स उठाकर अभी वो पीछे मुड़ी ही थी कि फीजेंग उसके पीछे ही खड़ा था, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा डर गई। गिरने ही वाली थी कि फीजेंग उसे गिरने से बचा लेता है। कहने लगा कि कहीं मैंने अचानक से तुम्हारे सामने आकर तुम्हें डरा तो नहीं दिया। वो अपने लिप से लिपस्टिक हटाकर उसके लिप पर लगाते हुए बोली कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट प्लान कर रही थी, तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा होना चाहिए। लेकिन इससे पहले फीजेंग ड्रंक नहीं था, बस वो ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा था ताकि जियाओ जियाओ की आइडेंटिटी जान सके। और अब जब उसे पता चल गया कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि जियाओ जियाओ ही है, तो भला उसे इस पर गुस्सा क्यों आता। मगर वो इस बारे में जियाओ जियाओ को फील होने नहीं देता। कहने लगा कि तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मैंने तुम्हें सेफ की दे दी तो इसके पीछे मेरा कोई ट्रैप होगा। जियाओ जियाओ बोली कि मुझे लगा ही था, और अब तो मुझे इस बात का भी यकीन हो चुका कि तुम फान मिंग की लोकेशन जानते हो। फीजेंग इस बात पर हंस पड़ा और उसे वो रिंग वापस देने के लिए कहा, क्योंकि फिलहाल वो जियाओ जियाओ को कुछ भी सच नहीं बताना चाहता। जियाओ जियाओ बोली कि अब जब तुम उसके लोकेशन पर जा ही रहे हो तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मैं वादा करती हूँ कि अगर वो वहाँ पर ना हुई तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। अब फीजेंग भी उसे अपने साथ ले जाने लगा। रास्ते में वो उसे कहता है कि देख लो, अगर तो तुम उन डॉक्यूमेंट्स की खातिर मेरे साथ चल रही हो तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स गाड़ी में अपने साथ नहीं लेकर आया। जिस पर जियाओ जियाओ बोली कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है क्या? मैं जानती हूँ कि तुम इतनी बड़ी गेम इम्पोर्टेंट चीज के बगैर तो नहीं खेलोगे। बातों ही बातों में फीजेंग ने उसे कहा कि तुम्हें टोंग सोंग पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, पर वो बोली कि हम दोनों पैसा हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि जो इंसान मेरे लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है फिलहाल वो मेरे साथ ही बैठा है। ये बात सुनकर फीजेंग ने फौरन से गाड़ी रोक दी, क्योंकि उसे इस बात से दुख हुआ कि इतना टाइम साथ रहने के बावजूद भी ये मुझे नहीं जान पाई। यहाँ गाड़ी भी खराब हो चुकी थी, तो फीजेंग नीचे उतरकर जियाओ जियाओ से कहता है कि तुम्हें ही शौक था ना इस तरह की बातें करने का, चलो अब इसका रिवार्ड तुम्हें भी मिलना चाहिए। जो कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से उतार देता है और किसी रास्ते लेकर जा रहा था। जियाओ जियाओ बोली कि देखो इतनी रात हो गई है, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? अभी वो रुक कर कहता है कि तुम मेरे साथ वो डॉक्यूमेंट्स चुराने के लिए ही आई थी ना, ठीक है मैं तुम्हें इसके लिए मौका देता हूँ। फिर उसका हाथ छोड़कर खुद पीछे की तरफ गिर गया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि जियाओ जियाओ मेरी जान बचाती है या फिर पेपर्स चुराएगी। मगर हम देखते हैं कि जियाओ जियाओ उसे पानी से निकालकर बाहर ले आई। फिर काफी टाइम उसके साथ लगी रही उसे होश में लाने के लिए, जिससे ये बात तो क्लियर हुई कि जियाओ जियाओ इतनी भी बुरी नहीं जितना कि वो दिखा रही थी। यहाँ फीजेंग सपने में जियाओ जियाओ को ही देख रहा होता है, जहाँ फाइनली वो इसके पास वापस लौटकर आ चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ फीजेंग को होश आ चुका था और जियाओ जियाओ उसे डांटते हुए कहती है कि अब तक मैं वो फाइल्स चुरा चुकी होती अगर तुम ये फजूल का ड्रामा ना करते तो। जबकि फीजेंग ने उसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि वो लड़की तुम ही थी ना जिसने आज से 10 साल पहले मेरी जान बचाई? तुम्हारे जाने के बाद मीडिया ने यही न्यूज चलाई कि तुम एक मिशन में मारी गई, मगर मैंने कभी भी उनकी बातों का यकीन नहीं किया। जियाओ जियाओ बोली कि उस रात जब तुम ड्रंक थे तब भी तुमने इसी बात का जिक्र किया था, मुझे अपनी मूनलाइट कहा, पर ऐसा कुछ भी नहीं। वो बोला कि फिर जब से तुम मेरे सामने अपीयर हुई हो तो तुम्हारी वॉइस मुझे उसकी तरह क्यों लग रही है? सच बताओ वो तुम ही थी ना? जियाओ जियाओ उसका ध्यान इस बात से हटाने के लिए कहती है कि तुम ये क्यों नहीं सोच लेते कि मैं अभी तक तुम्हें धोखा
धोखा दे रही थी। मगर फीजेंग अपनी बात से पीछे नहीं हटता, कहने लगा कि मैंने एक बार पहले भी तुमसे पूछा था कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, और आज दोबारा पूछ रहा हूँ। लेकिन आज मैं वही सवाल तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? क्या वो लड़की तुम ही थी जिसने आज से 10 साल पहले मेरी जान बचाई? उसका ये सवाल हमारी ज़ियाओ ज़ियाओ की आंखों में आंसू ले आता है, लेकिन फिर भी वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती। लेकिन फिर भी फीजेंग तो इस बारे में जान ही चुका था, वो बस उसके मुंह से सुनना चाहता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहां ज़ियाओ ज़ियाओ ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, और वैसे भी इस बारे में परेशान होने से बेहतर नहीं कि तुम ये सोचो हम यहाँ पर रात कैसे गुजारेंगे। उसकी बिगड़ती हुई तबीयत देखकर फीजेंग बोला कि पहले तो तुम अपनी हेल्थ के बारे में सोच लो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उठकर वहाँ से चला गया और यहाँ ज़ियाओ ज़ियाओ सोचती है कि आज से 10 साल पहले जब वो शूटिंग लोकेशन पर वापस आई तो बीत चुकी थी। असिस्टेंट ने पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारा शूटिंग का सीन आने वाला है। तो वो बोली कि कोई पास वाले लेक में गिर गया था, इसलिए मुझे उनको रेस्क्यू करना पड़ा। यहाँ असिस्टेंट ने उसे अच्छे से समझा दिया था कि अगर मीडिया रिपोर्टर्स तुमसे इस बारे में पूछे तो तुम अपना नहीं बल्कि फान मिंग का नाम लेना। प्रेजेंट में फीजेंग उसके लिए कपड़े लेकर आया कि ये मैंने गाड़ी में रखे हुए थे, तुम जाकर इसे चेंज कर लो। साथ ही मुँह दूसरी तरफ करके उसे कहने लगा कि मुझे माफ कर देना, तुम्हारी आइडेंटिटी जानने से पहले मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत सी मीन बातें बोली, लेकिन सच कहूँ ना तो तुम मुझे वाकई ही फेमिलियर लगी, थोड़ी सी बोल्ड, थोड़ी सी क्यूट। तुम मुझे सुन रही हो ना? जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ज़ियाओ ज़ियाओ बेहोश पड़ी थी। वो फौरन से जाकर उसे चेक करता है और उसे पता चला कि इसे तो तेज बुखार है। फिर उसे उठाकर गाड़ी तक ले आया। कुछ देर के बाद जब ज़ियाओ ज़ियाओ को होश आया तो फीजेंग से घूर रहा था। ये बोली कि मुझे इस तरह से मत देखो, मुझे आदत नहीं कि कोई मुझे इस तरह से देखे। फीजेंग बोला कि तुमने 2 बार मेरी जान बचाई, मगर मैं फिर भी तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। जिस पर ज़ियाओ ज़ियाओ कहती है कि क्या ये मैटर करता है कि तुम्हारी जान किसने बचाई? तो वो बोला कि हाँ, मेरे लिए बिल्कुल मैटर करता है। जब इस दुनिया में मैं बिल्कुल तन्हा रह चुका था, जब कोई भी मेरे साथ नहीं था, तो वो लड़की मेरे साथ रही, वो मेरी मूनलाइट बनी। ज़ियाओ ज़ियाओ भी पुरानी यादों के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रही होती है और फीजेंग भी इसे अपनी फीलिंग्स बता रहा था। इसी दौरान ज़ियाओ ज़ियाओ वहीं पर सो चुकी थी। जब उसने इसे सोते हुए देखा तो वो भी इसे देख देख कर वहीं पर सो जाता है। इसके बाद आधी रात में ज़ियाओ ज़ियाओ को दोबारा से जाग आई। उसने फीजेंग को देखा तो उसे हाई फीवर हो रहा था, तो वो उसे जैकेट से कवर कर देती है। साथ ही वो उसकी की हुई बातों के बारे में सोच रही थी कि मुझे उस लड़की का किया हुआ रिकॉर्ड हर एक लफ्ज याद है। खैर, यहाँ पर ही दोनों ने रात गुजार दी। अगली सुबह जब फीजेंग की आंख खुली तो उसने देखा कि ज़ियाओ ज़ियाओ उसके साथ नहीं थी। एक लम्हे के लिए तो उसे लगा कि शायद वो मुझे छोड़कर चली गई। गाड़ी से बाहर आकर उसे चेक करता है, उसे आवाजें देने लगा। तभी अचानक से ज़ियाओ ज़ियाओ आते हुए बोली कि मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर भाग गई हूँ? फीजेंग बोला कि जब मेरी आंख खुली तो तुम मेरे सामने नहीं थी, इसलिए मुझे ऐसा ही लगा। फिर जब उसने उसके हाथ में मेडिसिन देखी तो उसे बुरा लगता है, कहने लगा कि मुझे इसके लिए माफ कर दो। ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, हाँ अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे वो फाइल्स दे दो। और वो बोला कि अगर मैं तुम्हें वो फाइल्स दे दूं तो तुम हमेशा के लिए चली जाओगी ना? ज़ियाओ ज़ियाओ ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। वो गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और इसके बाद दोनों ही अपने आगे की सफर के लिए निकल पड़े। आखिरकार दोनों एक होटल तक पहुँचे जहाँ इन्हें रहने के लिए रूम भी मिल गया था। ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि चलो अब तुम मेरा सामान ले आए तो यहाँ से अपने रूम में जाओ, मैं सोने लगी हूँ। वो बोला कि क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे इतना तेज बुखार हो रहा है और तुम मेरा ख्याल भी नहीं रख सकती। ज़ियाओ ज़ियाओ कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए, क्या अभी भी तुम्हें किसी की जरूरत है ख्याल रखने के लिए? और वैसे भी तुम्हारी भी फियांसे है और मेरा भी बॉयफ्रेंड, क्या हम दोनों का एक रूम में रहना अच्छी बात होगी? जिस पर वो कहने लगा कि तुम्हें भी बुखार है और मुझे भी, इसलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा कोई रूम भी खाली नहीं तो मैं यहाँ सोफे पर लेट जाता हूँ, तुम वहाँ जाकर बेड पर। अब जब वो ढीठ बन गया था तो ज़ियाओ ज़ियाओ भी आराम से बेड पर सोने के लिए चली जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि आधी रात को उसकी आंख खुली और उसे फाइल्स के बारे में याद आया। तो वो जल्दी से आकर इसे हासिल करने की कोशिश करती है जो कि फीजेंग के हाथ में ही थे। उसे सोता
हुआ देखकर उसके हाथ से लेने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान उसने आंखें खोल दी क्योंकि वो सो नहीं रहा बल्कि सोने का नाटक कर रहा था और साथ ही उसने ज़ियाओ ज़ियाओ को हैप्पी बर्थडे कहा। दूसरी तरफ से हाओ भी केक लेकर हाजिर हो जाता है। ये सारी प्लानिंग फी ज़ैंग की थी क्योंकि उसे पहले से ही ज़ियाओ ज़ियाओ की बर्थडे के बारे में पता था। नेक्स्ट सीन में हाओ ज़ियाओ ज़ियाओ को बता रहा था कि बॉस आपकी बर्थडे के बारे में पहले से ही जानते थे, इसलिए हमने प्लानिंग करके रखी थी। जिस पर वो इमोशनल हो गई, कहने लगी कि इससे पहले मैंने कभी भी अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया। फी ज़ैंग बोला कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता? ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि हम दोनों को ही फजूल किस्म की चीजें सेलिब्रेट करने का शौक नहीं। तो ये कहने लगा कि ये फजूल नहीं है बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी पैदाइश कितनी खुशी की बात है। खैर जल्दी से विश मांगने के लिए अपनी आंखें बंद करो। जब ज़ियाओ ज़ियाओ ने आंखें बंद की तो इधर फी ज़ैंग क्रीम उठाकर उसके नोज पर लगा देता है। ये देखकर ज़ियाओ ज़ियाओ को भी मस्ती सूझी, वो भी क्रीम उठाकर उसके पीछे भागने लगी और ये वाला सारा सीन इधर हाउ रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ तो इन दोनों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे ये दोनों रोमांटिक रिलेशनशिप में हो। आखिरकार ज़ियाओ ज़ियाओ ने उसे पकड़ लिया और क्रीम से उसकी मुंह स्ट्रेची बना देती है। ये मस्ती मजाक खत्म कर लेने के बाद फी ज़ैंग ने खुद ही वो पेपर ज़ियाओ ज़ियाओ के हवाले कर दिए। वो कहता है कि ये वो फॉर्मल्डिहाइड केस के पेपर्स हैं। मैं जानता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन लीक करने से हमारी कंपनी को कितना नुकसान होगा, मगर मैं फिर भी ये तुम्हें दे रहा हूँ। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ ज़ियाओ ज़ियाओ उस इन्फॉर्मेशन को लीक करने वाली थी, लेकिन इससे पहले वो टोंग सोंग से बात करना चाहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, आज मेरी बर्थडे है, क्या तुम इस बारे में भूल गए? लेकिन उसका ये मैसेज करने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही। तभी फी ज़ैंग इसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया। कहने लगा कि जब मैं पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो तुम यही सब कुछ मेरे लिए ब्रेकफास्ट में लेकर आई थी ना। ज़ियाओ ज़ियाओ उसे देखकर पास्ट के बारे में याद करती है। जब डॉक्टर फी ज़ैंग को बुरी खबर सुनाकर चला गया तभी वो फी ज़ैंग के पास आकर कहती है कि तुम कुछ खा लो। ये कहकर वो जाने लगी। उधर से न्यूज में भी फी ज़ैंग के इंसिडेंट की बात हो रही थी कि उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि फान मिंग थी। इधर ज़ियाओ ज़ियाओ को अचानक से कुछ गड़बड़ लगा तो वो फौरन से दोबारा फी ज़ैंग के पास पहुंच गई जो कि सुसाइड करने वाला था और ज़ियाओ ज़ियाओ उसे रोक लेती है। कहने लगी कि मैंने खुद पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई सिर्फ इसलिए कि तुम इतनी आसानी से सुसाइड कर लो। मैं जानती हूँ कि ये वक्त तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर वही इंसान ही तो ब्रेव होता है जो मुश्किल में भी जीना सीखे। इसके बाद वो हमेशा फी ज़ैंग के साथ रही, उसका अच्छे से ख्याल रखा और उसे ये बात रियलाइज करवाई कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए अभी भी जीने के लिए बहुत कुछ बाकी है। प्रेजेंट में फी ज़ैंग उसे देखते हुए कहता है कि तुम्हें इस ब्रेकफास्ट को घूरते हुए पूरे 41 सेकंड्स हो गए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा और अगर इस केस से रिलेटेड तुम्हें कुछ और भी चाहिए हुआ तो वो भी देने को तैयार हूँ। पर मैं ये बात कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम किसी गलत इंसान से प्यार करो जो तुम्हारी सारी जिंदगी खराब कर दे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में एक बार फिर से सोच लो। इस पर ज़ियाओ ज़ियाओ ने उसे डायरेक्ट जवाब दिया कि अगर टोंग सोंग कोई गलत इंसान भी है तब भी मैं उसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ और मुझे इस बात से डर नहीं लगता। ये बात फी ज़ैंग को हर्ट कर देती है। वो वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद यहाँ ज़ियाओ ज़ियाओ को टोंग सोंग की कॉल आई। ज़ियाओ ज़ियाओ ने उसे बताया कि मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, बस एविडेंस के तौर पर मुझे इसे लीक करना होगा। पर क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम फी ज़ैंग को एक्सपोज कर दे तो इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा? टोंग सोंग बोला कि नहीं, हमें ये करना होगा, अगर तुम ना कर सको तो मैं कर देता हूँ। पर ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए कर देती हूँ। इसके बाद टोंग सोंग ने उसे हैप्पी बर्थडे कहा, जो सुनकर तो ज़ियाओ ज़ियाओ को यकीन ही नहीं आ रहा था। पूछने लगी कि क्या आपको मेरी बर्थडे याद थी? आगे की कोई भी बात सुने बगैर टोंग सोंग ने उसकी कॉल काट दी, जिससे बेचारी ज़ियाओ ज़ियाओ काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। एक लम्हे के लिए तो उसे ये भी रियलाइज हुआ कि कहीं फी ज़ैंग ने सच तो नहीं कहा कि टोंग सोंग मेरे लिए राइट पर्सन नहीं है। खैर फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को पीछे रखकर इन्फॉर्मेशन लीक करने में लग गई। आखिरकार जब उसे आखिरी बटन प्रेस करना था तो वो खुद भी इस सोच में पड़ गई कि क्या मुझे ये इन्फॉर्मेशन लीक करनी चाहिए या नहीं। फिर लैपटॉप को बंद करके उस बारे में सोचने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डबल माइंड हो चुकी थी। दूसरी तरफ से फी ज़ैंग भी उसके पास मुस्कुराते हुए आया, क्योंकि वो जानता था कि ज़ियाओ ज़ियाओ इस इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करेगी, क्योंकि अब तक उसे मुझ पर इतना ट्रस्ट तो हो गया होगा। उसे स्माइल करते हुए देखकर ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि ज्यादा खुश मत हो, मैंने अभी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी भी नहीं करूंगी। वो बोला कि मैं कब खुश हो रहा हूँ, बल्कि मैं तो इसलिए खुश हो रहा था कि फान मिंग की शादी होने वाली है, तो इसके साथ साथ हमारा एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। इस पर ज़ियाओ ज़ियाओ कहने लगी कि अब
जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही होने वाला है तो फिर हम दोनों को ही अपने घर चले जाना चाहिए। साथ ही अपने पास से वो रिंग निकाल देती है जो कि ट्रंक हालत में फीजेंग ने उसे दी थी। वो रिंग देकर वहाँ से जाने लगती है कि फीजेंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वो कहता है कि फियांसे ना सही पर फ्रेंड बनकर मेरे साथ नीचे वॉक करने के लिए चलो। जियाओ जियाओ ने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया कि तुम्हारे और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे तो मैं ही तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, पर वो फिर भी इसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। इधर बाहर ग्राउंड में टोंग सोंग ने बहुत सी प्रिपरेशन कर रखी थी क्योंकि आज वो किसी को प्रपोज करने वाला है। जियाओ जियाओ ने जब ये वाला सीन देखा तो वो खुश हो गई और उसे पास्ट की बात याद आती है जब टोंग सोंग ने उसे कहा था कि अगर हमारा रिलेशनशिप पब्लिक नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन एक दिन हम बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। इसलिए जियाओ जियाओ को लगता है कि शायद आज टोंग सोंग उसे सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। उधर टोंग सोंग प्यारी प्यारी सी बातें कर रहा था कि शायद मैं तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता लेकिन तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। इधर जियाओ जियाओ भी अपनी खुशफहमी में थी जबकि फीजेंग को उसके लिए बुरा लग रहा होता है। उधर टोंग सोंग बुकी लेकर सबके सामने ही फान मिंग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और ये देखकर तो हमारी जियाओ जियाओ बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गई क्योंकि वो तो कुछ और ही सोच रही थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।